हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 आपकी न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब बचा हुआ आधा चैप्टर हम आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये पार्ट 2 में। और बच्चों, आप अपनी साइंस और एसएसटी और हिंदी की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक रेडिएशन से। Now, do you remember when Pema and Palden were sitting around the fireplace? They felt warm. तो तुमने देखा ना, जब वो आग जल रही थी फायर प्लेस पे, सब बैठे हुए थे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पापा, पेमा एंड पैल्डन, तो उनको गर्माहट आ रही थी वहाँ से। Their grandfather tells them that the heat transfer, in this case, takes place directly from the fire to us by a process known as radiation. तो पहले जो हीट ट्रांसफ़र हुई थी, हमने उसको प्रोसेस को कहा था, वो क्या हो रहा है, कंडक्शन, ठीक है। जो आपका मेटल रॉड में आपका हीट ट्रांसफ़र हुआ था उसको हमने कहा था कंडक्शन, और फिर जो हीट आपका लिक्विड में हुआ था उसको हमने कहा था कन्वेक्शन। अब हम कह रहे हैं व्हाट इज़ रेडिएशन। तो रेडिएशन हो गई कि जब डायरेक्टली आपका सामने फायर जल रही है और आप इधर बैठे हैं, आप दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है ना, तो डायरेक्टली फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू अस बाय द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, तो हमें वहाँ से रेडिएशन आ रही है जिसकी वजह से हमें गर्माहट महसूस हो रही है उस फायर की। द हीट ऑफ द सन रीचेज अस थ्रू दिस प्रोसेस। तो अब सन हमारे साथ चिपका नहीं हुआ ना कि हमें जला रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, सन बहुत ऊपर है, लेकिन हमारे तक उसकी हीट कैसे पहुंच रही है, रेडिएशन से। हम ये भी कहते हैं ना, सन से यूवी रेडिएशन ना जाए, प्रोटेक्ट करो, ऐसा। हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो हीट ट्रांसफ़र अगर रेडिएशन से होना होता है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, सारे ऑब्जेक्ट्स हीट रेडिएट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा जब कोई आप बर्तन, मम्मी खाना बनाती हैं, कढ़ाई में सब्जी बनाती हैं, फिर जब उसे गैस से उतार के रख देती हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। वॉट इज़ द रीज़न फॉर इट? द हॉट यूटेंसिल कूल्स डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग। तब हुआ क्या, उस हॉट यूटेंसिल ने क्या किया, अपनी जो हीट थी वो सारी सराउंडिंग्स में दे दी, जिसकी वजह से वो खुद ठंडा हो गया। समझ में आया? कोई भी गर्म बर्तन है, आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, धीरे धीरे सराउंडिंग्स में जाती रहती है और वो खुद ठंडा हो जाता है। ना डाइव डीपर। वाइट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। अब तक तो हमने पढ़ा था कि वुलन क्लोथ से क्या होता है, ब्लैंकेट ओढ़ने से क्या होता है, उसके अंदर एक क्या हो जाता है ना, वो आपकी लेयर बन जाती है एयर की, जो इंसुलेटर होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो आपकी हीट बॉडी की बाहर नहीं जाने देती, तो आपको गर्माहट महसूस होती है। अब कलर से क्या फ़र्क पड़ता है कि लाइट कलर क्लोथ्स जो है हम गर्मियों में पहनते हैं और जो डार्क कलर क्लोथ्स है हम वो विंटर में पहनते हैं। So light colored clothes reflect most of the heat that falls on them, and therefore we feel more comfortable wearing them during summer. जबकि जो डार्क सरफेस होती है, they absorb more heat and therefore we feel more comfortable with dark colored clothes on winter. अब जो वाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, लाइट कलर होते हैं, जब उनके ऊपर हीट रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं उसके अंदर वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। इसीलिए हम विंटर्स में डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हीट एब्जॉर्ब हो जाए और हमें अच्छा महसूस हो, गरम गरम। और गर्मियों में हमको गर्म वैसी लगती है गर्मी, तो हम ऐसे क्लोथ्स चाहते हैं जो हमें ठंडक महसूस कराएं, है ना, गर्मी नहीं। नाउ देर आर मैनी एग्जाम्पल इन आर डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हैपनिंग टुगेदर। तो हमारे अराउंड ही इतने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों एक साथ हो रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। कंसिडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप एज शोन इन फिगर 7.8। आपने एक पैन लिया, उसके अंदर पानी रख दिया और उसे गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया। लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वेज इन विच द पैन एंड द वाटर गेट्स हीटेड अप एज वेल एज द वार्मथ वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट पैन। नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल बाय कंडक्शन। अब समझ में आ रहा है, जो फ्लेम है और यूटेंसिल है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, वो उसको बर्न कर रहा है, तो उसमें अब ये मेटल का है तो इसमें कंडक्शन हो रहा है,
ठीक है। नेबर एक पार्टिकल गर्म होता है, फिर अपने नेबर को करता है, फिर ऐसे नेबर को करते करते पूरा पैन आपका गर्म हो जाता है। हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन से। सब्सिक्वेंटली वाटर इन द यूटेंसिल गॉट हीटेड अप बाय कन्वेक्शन। अब जो पानी अंदर, अब क्योंकि वो लिक्विड है उसके अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और तब वो हीट हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने कहा कन्वेक्शन। अब हम बाहर खड़े हुए हैं, द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट यूटेंसिल इज ड्यू टू रेडिएशन। और वो हीट रेडिएट भी कर रहे हैं, बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। तो हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पैन के सामने, तो हमारे पास भी गर्माहट लग रही है उसकी, हम भी गर्म महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से। तो ये तीनों प्रोसेस एक पैन में हो गया। कोई आपसे एग्जाम्पल पूछेगा वेयर कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन यू कैन सी, तो आप एक पैन विद वाटर का एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, सेम लिख देंगे। लेट्स रैप अप। From the activities, example and discussions so far, we find that there are three processes by which heat gets transferred. They are conduction, convection and radiation. Explain already कर दिया है. In conduction, heating takes place when one particle receive heat, transfer heat to next particle in contact and so on. The particle themselves do not move from their positions. समझ में आया conduction? आपको प्रॉपरली मैंने समझा दिया। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करता है, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन वो खुद मूव नहीं करते। इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। उसके अंदर पार्टिकल खुद मूव कर करके हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन अ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ द हीट। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में मीडियम की ज़रूरत है। वो पूछेंगे विच आपका जो वो है हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट अ मीडियम, तो दैट इज रेडिएशन। इन केस ऑफ रेडिएशन हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नो मटीरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रांसफर। रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा, राइट। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। इन द अपर रीचेज ऑफ हिमालयन रीजन अ ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बुखारी इज़ यूज टू कीप रूम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। तो जब हम हिमालय रीजन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कमरों को गर्म करने के लिए एक हीटर है, उस हीटर का नाम है बुखारी। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाया गया साइड पे फिगर में, इस हीटर का नाम है बुखारी। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव इन विच वुड और चारकोल इज बर्न। आप नीचे देख रहे हैं उसमें स्टोव सा बना हुआ है जिसके अंदर वुड और चारकोल को जलाते हैं। अ लॉन्ग पाइप अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द हीटर सर्व्स एज चिमनी। वो आपको पीछे जो पाइप सा दिख रहा है ऊपर ग्रे कलर का, वो चिमनी है इसकी, ठीक है। वेंटिंग आउट द स्मोक। एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज फॉर कुकिंग एज इट्स फ्लैट टॉप प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग यूटेंसिल्स। तो ये देखो ऊपर इन्होंने टी पॉट रखा हुआ है, इसके ऊपर ये चाय बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूटेंसिल्स भी रख के खाना बना सकते हैं। ऑल द थ्री प्रोसेसेस ऑफ हीट ट्रांसफर आर इन्वॉल्व व्हेन दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड वार्मिंग अप द रूम। तो जो कमरा गर्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? रेडिएशन की वजह से। जो यूटेंसिल गर्म हो रहा है इसके ऊपर, वो हो रहा है किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से। और जो उसके अंदर चाय बन रही है वो हो रहा है कन्वेक्शन की वजह से गर्म, ठीक है। तो तीनों प्रोसेसेस ऑफ हीट यहाँ पर भी काम कर रहे हैं हमारे। यू हैव लर्नड इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ। सबको पता है सन मेन सोर्स है हीट का। You have seen your parents drying wet clothes on the clothesline at home. आपके पेरेंट्स जो हैं वेट क्लोथ को, गीले क्लोथों को उसके ऊपर लगाकर तार के ऊपर सुखाते हैं। वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे सिंस द हीट फ्रॉम द सन मेक्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर। तो जब दिन बहुत ब्राइट सन होता है, एकदम गर्मी वाला दिन होता है, सनी डे होता है, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। Thus heat from the sun plays an important role in evaporation of water, be it from clothes drying on line or from water bodies like oceans and lakes. Yes, जो sun है वही मेन रोल प्ले करता है आपका वाटर इवेपोरेशन में। Let us look at the phenomena of water cycle to understand this in more detail. अब वाटर साइकिल हम फिर से पढ़ने वाले हैं। आई होप वाटर साइकिल आप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने ऑलरेडी ब्रिज प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल। You have also learned in grade 6 science textbook curiosity that water exists in 3 states in nature. पानी जो है 3 states में होता है, solid, liquid and gas. As a liquid, it fills the oceans, rivers, lakes on the earth. Liquid की फॉर्म में कहाँ है? ओशन में है, रिवर में है, लेक्स में है, ठीक है। Solid form it exists in
snow, ice sheets and glaciers in the mountains and the polar region. तो आइस की फॉर्म में कहाँ पर है आपका पानी? स्नो की फॉर्म में है. आइस शीट्स होती हैं. देखो आइस शीट और ग्लेशियर्स में क्या फ़र्क होता है, दोनों ही आइस के वो होते हैं, ठीक. लेकिन ये आपका आइस शीट है, ये कितने किलोमीटर्स में फैली हुई है, और ये आपका ग्लेशियर है, ये कहाँ से? माउंटेन से निकलते हैं, और ये काइंड ऑफ स्नो की रिवर समझ लो जो कि माउंटेन से निकलती है. तो ये दोनों में डिफरेंस है हमारा, ठीक. तो जो साइज़ होता है आइस शीट का वो है बहुत लार्ज, वेरी लार्ज. दे स्प्रेड ओवर 50,000 किलोमीटर्स. ग्लेशियर जो होता है वो स्मॉलर होता है, वो सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स लॉन्ग होता है. आइस शीट्स मेनली आपको अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में मिलेंगी, जबकि ग्लेशियर्स यू विल फाउंड इन माउंटेन्स एंड पोलर रीजन. मूवमेंट कैसा है? इट मूव आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, जबकि इट फ्लोज डाउन हिल लाइक अ रिवर, जो ग्लेशियर होता है. अब हम आगे चलते हैं. एज द गैस इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन अर्थ एटमॉस्फेयर. गैस की फॉर्म में कैसे है वो? वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है. ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो एंड आइस get converted into water due to sun's radiation and flows down as river and ultimately into the oceans. समर में क्या होता है, कुछ स्नो जो हिमालय की पीक्स पे स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है हीट सन की गर्मी से, और फिर वो रिवर्स की फॉर्म में नीचे बह जाती है. द मेल्टेड आइस इज रीप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर. और जब विंटर सीजन आता है तो जो मेल्टेड आइस होती है वो दोबारा से स्नो अपना बन जाती है. Water in the oceans, rivers and lakes get heated due to the sun, and as a result it evaporates as water vapor. Water also evaporates from trees and plants through transpiration. अब देखो सन की लाइट जब पड़ती है, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. जब सन की लाइट पड़ती है तो पानी जो है वो इवेपोरेट होने लगता है. कहाँ से? रिवर्स, ओशियंस, हर तरफ से. प्लांट से भी निकलता है, हम जो कपड़े बाहर सुखाते हैं वहाँ से भी वाटर इवेपोरेट होता है. फिर वो वाटर वेपर बनती हैं और फिर वो ऊपर जाके ठंडी हो जाती हैं स्काई में जाके और कंडेंस हो जाती हैं, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और वो क्लाउड्स का फॉर्म ले लेती हैं. और जब बहुत सारी वाटर वेपर इकट्ठी हो जाती है, क्लाउड से बहुत हैवी हो जाता है, तो वो रेनफॉल की फॉर्म में नीचे गिरता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक. इतना समझ में आए? तो ये पूरी वाटर साइकिल है. इस तरह से जब रेन होती है तो दोबारा जो पानी है वो नदियों, झरनों, नालों सब में भर जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है. इसीलिए हमें पानी हमेशा मिलता रहता है. अब आगे रीड करते हैं. व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल. जब क्लाउड्स होते हैं तो उनसे क्या क्या निकल सकता है? पानी, रेन तो निकलता है, स्नो भी, कभी कभी स्नोफॉल भी आपने देखा होता है, और हेल. हेल क्या होता है? वो भी छोटे छोटे स्नो की फॉर्म होती है. तो हेल बेसिकली क्या होती है? राउंड और इरेगुलर बॉल्स ऑफ आइस. छोटे छोटे आपने देखा होगा बॉल्स, ओले भी बोल सकते हैं इनको. दे कैन बी लाइक पीस और लार्ज गोल्फ बॉल. बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं. और ये थंडर स्टॉर्म्स में मेनली होते हैं, एंड दे कैन डैमेज क्रॉप्स, व्हीकल्स या फिर रूफ टॉप्स. कुछ भी डैमेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से गिरते हैं नीचे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. जब आपकी क्लाउड से रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में नीचे आता है पानी, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. तो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन यहाँ से लर्न कर लेना. द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड एज वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड थ्रू प्रेसिपिटेशन, पासिंग थ्रू सॉयल, रॉक्स एंड प्लांट्स एंड फाइनली रिटर्निंग टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर साइकिल. जैसे साइकिल गोल गोल चलती है, ऐसे ही ये सब चलती है. Thus, the water cycle helps in redistributing and replenishing water in river, lake and ocean. Redistributing मतलब दोबारा से पानी आ गया, replenish मतलब वही दोबारा से आपका पानी भर गया आपके लेक्स में, रिवर्स में, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया. It also serves to conserve the total amount of water on the earth. इस तरीके से जितना पानी हमारा अर्थ पे था वो दोबारा से कंजर्व हो जाता है, दोबारा से बच आ जाता है. Now, rainwater that falls on the surface of the earth flows into ponds, lakes, rivers and oceans or seep into the ground. अब जो रेन वाटर जो अर्थ के ऊपर गिरता है वो आपका पॉन्ड्स में जाएगा, रिवर्स में जाता है, लेक्स में जाता है, ओशन में जाता है, और जो बाकी पानी होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसको हम लेटर ऑन एज अ ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं. नाउ नो अ साइंटिस्ट. Varahari Mira was an astronomer and mathematician of a 6th century CE in Ujjaini. मॉडर्न डे में आज के दिन में उसे उज्जैन बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश में है. इन हिज वर्क बृहत्समिता ही गेव मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल. तो उन्होंने एक ये बृहत्समिता करके एक उनका काम था, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग मेथड बताए कि किस तरीके से आप रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब आएगी.
हिज प्रिडिक्शन ऑफ सीजनल रेनफॉल वर बेस्ड ऑन द फैक्टर जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, विंड पैटर्न, पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड मून्स एंड अदर नेचुरल फिनोमिना। तो ये सब नेचर को देखकर वो ये बताता था कि कब रेनफॉल होगी। यू मे हैव सीन पीपल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपम्प्स। आपने देखा है लोग हैंडपम्प सबके घर में होगा, कुएं देखे लोगों ने गांव में, वहाँ से लोग पानी निकालते हैं। दिस इज द वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू द ग्राउंड। तो ये कौन सा पानी है? यही जो रेनफॉल होती है और वो जो पानी है वो ग्राउंड के अंदर इकट्ठा होता रहता है, फिर तभी तो पानी आता है ना। जब आप हैंडपम्प कैसे लगता है, आपको पूरा लंबा एकदम अंदर तक गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, फिर आप उसमें पाइप डालते हैं, ऊपर से हैंडपम्प लगाते हैं जहाँ से पानी आपका बाहर आता है। ठीक, तो वो पानी ग्राउंड में कहाँ से आया? हमने तो नहीं डाला ना। वो जो रेनफॉल होती है, वो जो पानी ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है एज ग्राउंड वाटर और बाद में हम उसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। तो अब अर्थ की सरफेस में पानी जाता कैसे है। अब हम देखेंगे वाटर कैसे सीप करता है ग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप दिख रहा है आपको डायग्राम में 7.10 फिगर में आपने क्ले लिया है, सैंड लिया है, ग्रेवल लिया है। इसके अंदर से हम देखेंगे कि कितना पानी सीप कर रहा है। टेक 3 ट्रांसपेरेंट यूज प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। 3 प्लास्टिक बॉटल ले लो, उनको बीच से कट कर दो जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे किया है। कट देम इन द मिडल एंड मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ ईच बॉटल। और जो कैप है ना उनकी, उसमें छेद कर दो, उनको उल्टा करके रख दो। कीप देम इन्वर्टेड एंड पुट सम क्ले इन 1 बॉटल, सैंड इन द सेकेंड एंड ग्रेवल इन द थर्ड। तीनों में अलग अलग रख दो, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। प्लेस 3 आइडेंटिकल बीकर्स बिलो ईच बॉटल। इनके नीचे एक एक बीकर रख दो। ठीक, कोई भी ग्लास रख दो, बीकर नहीं है तो। एड 200 ml ऑफ वाटर टू ईच बॉटल। अब तीनों में इक्वल पानी डालना आपको, 200 ml। प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ ईच बॉटल। अब आपको देखना है कि कितना पानी किस बॉटल से सीप कर रहा है, निकल रहा है। कलेक्ट द वाटर दैट फ्लोज थ्रू द ईच बॉटल फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए इस एक्टिविटी को होने दो। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स थ्रू ईच बॉटल। अब आपको देखना है बीकर में क्या होता है ना, मार्किंग्स होती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कितना पानी उसमें इकट्ठा हुआ है। तीनों में, सैंड में अलग होगा, क्ले में और ग्रेवल में अलग होगा। ये देखो आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3 और प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, किस में स्लोली जाएगा पानी, किस में फास्ट जाएगा। अब जो क्ले है सबसे पहला बॉटल, उसमें स्लो सीपेज होगा। और क्यों? क्योंकि जो क्ले होता है वो बहुत टाइट होता है, आपने देखा ना एकदम चिपका हुआ सा रहता है, उसमें पार्टिकल्स में जगह बिल्कुल नहीं होती, इसलिए धीरे धीरे पानी जाएगा। सैंड थोड़ा सा मोटा कोर्स होता है, उसके अंदर से पानी फटाफट सीप कर जाएगा, उसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। और जो ग्रेवल होता है, जैसे छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, उसमें तो बहुत सारी स्पेस होती है, तो ग्रेवल में सबसे जल्दी पानी जाएगा। ये सबकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। डू योर फाइंडिंग्स मैच विद योर प्रोडक्शंस? You may have observed that water seeps fastest through gravel, slower through sand and slowest through the clay. Why it is so? मैंने आपको ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, हम रीड करेंगे एक बार। The spaces between the gravel particles are wider when compared to those in sand and clay. Hence, water can seep through the gravel more easily. In this way, water seeps beneath the surface of the earth. और इसी तरीके से पानी जो है हमारा surface of the earth से नीचे जाता है, earth से अंडरग्राउंड जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। ये आपको इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन आ गई यहाँ पर। इसी प्रोसेस को, जिससे सरफेस वाटर मतलब जो अर्थ के ऊपर का पानी है वो अर्थ के अंदर चला जाता है थ्रू द सॉइल एंड द रॉक, उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। वाटर कैन इनफिल्ट्रेट मोर रेडिली इफ स्पेसेस बिटवीन द सॉइल एंड रॉक पार्टिकल्स आर वाइडर, ओपन एंड इंटरकनेक्टेड। तो वाटर कब जल्दी जल्दी अंदर से जाएगा? जब स्पेस हमारे पास ज़्यादा होगी सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, रॉक पार्टिकल्स के अंदर। ये देखो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने, 7.11 फिगर देखो। वाटर रेडिली मूव्स एंड इज स्टोर्ड वेयर स्पेसेस आर वाइड एंड ओपन एंड कनेक्टेड। ऊपर देखो ओपन स्पेसेस दिख रही हैं जहाँ से पानी जो है नीचे आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने ग्रेवल दिखाया है, सॉइल है। अब अर्थ पे तो सब होता है ना, ग्रेवल भी है, सॉइल भी है, तो उस तरीके से पानी जो है वहाँ से सीप करके इकट्ठा हो रहा है। द वाटर दैट सीप्स थ्रू गेट स्टोर्ड इन द पोर स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्स एंड द ओपनिंग इन द रॉक्स बीनीथ द सर्फेस आर ग्राउंड वाटर। सो जो पानी आपका वहाँ पे स्टोर हो गया उसको हमने कह दिया ग्राउंड वाटर।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेसेस आर कॉल्ड एक्वीफर। अब एक्वीफर क्या होता है बच्चों? जो लेयर्स हैं, सेडिमेंट और रॉक की लेयर्स बनी हुई है जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, उन लेयर्स को हम कहते हैं एक्वीफर। तो एक्वीफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक, सैंड और ग्रेवल दैट होल्ड्स वाटर एंड अलाउज इट टू फ्लो। ये कैसे एक्ट करते हैं? एक्ट एज अ नेचुरल वाटर स्टोरेज टैंक बिलो द अर्थ सरफेस। तो नेचुरल वाटर स्टोरेज टैंक की तरह बिहेव करता है। अब जब कभी भी आप एक वेल डिग करते हैं, कुआं खोदते हैं और आपको वहाँ से पानी मिलता है, तो ये समझ लीजिए आप पहुँच गए हैं एक्वीफर पे, ठीक है? वो उस लेयर पे पहुँच गए हैं जिसने पानी स्टोर करके रखा हुआ है। दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग वेल्स और ड्रिलिंग बोर वेल्स इनटू एक्वीफर्स। This water may be a few meters to 100 of meters below the ground depending on the location। ठीक है, बहुत डीप तक होता है ये पानी, एकदम ऐसा ऊपर ऊपर नहीं मिल जाता है। आपने देखा होगा कुआं खोदते समय उनको बहुत गहरा जाना पड़ता है। ये देखो, इन्होंने हमें एक्वीफर का डायग्राम भी दिखाया है। ऊपर से रेन आ रही है, रिवर्स है, ये पानी जो है वो सीप कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये सॉइल के अंदर सारा ग्रेवल, जो लेयर्स हैं सेडिमेंट्स की, उनमें से पानी सीप करके एकदम नीचे स्टोर हो रहा है। जो नीचे लेयर्स में स्टोर हुआ, उन लेयर को हमने बोला एक्वीफर। और अब आप यहाँ देख रहे हैं एक वेल डिग करी है इन्होंने पर्पल से कलर की, और कितना डीप तक उसको गया। एक्वीफर उनको जहाँ मिला वहाँ उन्होंने अपना पाइप लगाया। ठीक इस तरीके से वहाँ से अपना पानी आएगा। हाउएवर, ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड। The growing water requirement of an increasing population have led to an excessive groundwater extraction। तो अब क्या वो कह रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर अनलिमिटेड नहीं है, इसके भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से तो प्रॉब्लम आ सकती है। एडिशनली, डिक्रीज्ड वेजिटेशन कवर एंड इंक्रीज्ड कंक्रीट सरफेस इन अर्बन एरियाज हैज़ लिमिटेड वाटर इन्फिल्ट्रेशन। अब हुआ क्या है, आपने सब फॉरेस्ट वगैरह काट दिए हैं, उसकी जगह आपने अपनी बिल्डिंग्स बना ली है और सारी लैंड को कवर कर दिया कंक्रीट, मतलब ये जो आपने पूरी इसके ऊपर फ्लोर बना दिए, अपने घर बना लिए हैं। उसकी वजह से जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन की जगह है वो कम हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरेस्ट काट दिए, प्लांट्स ट्रीज नहीं है, तो वाटर कहाँ इन्फिल्ट्रेट करेगा, कहाँ जाएगा सॉइल से नीचे? घरों में थोड़ी ग्राउंड वाटर बन जाएगा। एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड। इस वजह से ग्राउंड वाटर जो है कम होता जा रहा है। टू एड्रेस दिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स आर यूज्ड टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। सो आजकल वो क्या कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रहा है। क्या? जैसे रेन वाटर आता है उसको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स बनाकर या किसी और सोर्सेज से, जिससे कि रेन वाटर उसके अंदर कलेक्ट हो जाए। इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको कंजर्व करके रखना। एंड रिचार्ज पिट्स, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे कोई पूछेगा शॉर्ट नोट, तो आप ये लिखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर फॉर फ्यूचर यूज। ठीक, इट हेल्प्स रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी एंड रीप्लेनिशेस द अंडरग्राउंड वाटर की दिक्कत को ख़त्म करता है। कैसे? रेन वाटर फॉल होती है ऑन द रूफ टॉप्स और ओपन ग्राउंड, है ना। रेनफॉल कहाँ होती है आपकी, और हमारे घरों की छतों पे सब ऐसे ही पानी वेस्ट हो जाता है। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमने क्या किया, जो छतों पे पानी कलेक्ट हो रहा है उसको हमने पाइप्स के थ्रू एक बड़े से टैंक के अंदर जोड़ दिया, जिससे कि पानी वहाँ पर स्टोर हो जाए। नहीं तो उन पाइप्स को हमने ग्राउंड के ऊपर लगा दिया, उनको वहाँ से अटैच करके ग्राउंड तक, ताकि जो पानी है वो सीप हो जाए कहाँ पे, ग्राउंड में चला जाए। ठीक, इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये हम अपने घरों में कर सकते हैं, कई जगह पे करा भी जाता है। दूसरा, रिचार्ज पिट क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, वो एक शैलो सा गड्ढा जो है वो ग्राउंड पे खोद देते हैं, उसको आर्टिफिशियली उसमें ग्रेन आपका ग्रेवल सॉइल ये सब डाल देते हैं, और जिससे कि रेन वाटर उसके अंदर चला जाए। गड्ढा होगा तो उसमें रेन वाटर ज़्यादा भरता है ना, तो उसके अंदर रेन वाटर आपका सीप कर जाओ, ग्राउंड में चला जाए। इस तरीके से वो जो एक्वीफर है हमारा, उसको वो रिचार्ज कर देगा एक तरीके से। इसे हम रिचार्ज पिट बोलते हैं। शॉर्ट नोट आप वहाँ से देख के उसको लर्न कर लेना। नाउ, a pit is dug in an open area like garden, field or near a building. It is filled with layer of gravel, sand and stones. Rainwater is directed into this pit. Then water passes through the layers and slowly infiltrates into the ground, recharging the aquifer. तो ये आर्टिफिशियली इन्होंने बनाया ताकि पानी जो है उसमें कलेक्ट होता जाए और एक्वीफर जो है हमारे रिचार्ज हो जाए, इसीलिए इसे रिचार्ज पिट कहा जाता है।
Hence, the water cycle ensures that groundwater sources are recharged, thereby helping to ensure a sustainable groundwater supply. इस तरीके से हमको सस्टेनेबल मतलब हमेशा ग्राउंड वाटर मिलता रहेगा, इसकी सप्लाई होती रहेगी, अदरवाइज हमें स्कार्सिटी हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा तो. Now, since water scarcity makes life difficult, people have developed different ways to conserve water. For example, in Ladakh, people have developed innovative ways to conserve water by making ice stupas during the winter. अब देखो लेह लद्दाख वगैरह में क्या होता है, बहुत ठंडी होती है, बहुत कोल्ड होता है, तो वहाँ पे लोगों ने आइस स्टूपास बना दिए हैं जिससे कि पानी वो कंजर्व कर सके. वहाँ पे तो पानी की बहुत दिक्कत रहती है. तो हम आइस स्टूपा होता क्या वो देखते हैं. ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप. तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो पानी आ रहा होता है वो एकदम सूख जाता है वहाँ पे, लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर as the heat from the sun radiation is not enough to melt the snow on the mountain. क्योंकि होता क्या है, लद्दाख वगैरह में इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे सन की हीट भी इतनी नहीं पहुँच पाती कि वो आपके माउंटेन से स्नो को पिघाल लें और आपका पानी आ जाए. ऐसा नहीं होता. इस वजह से सारी की सारी जो वहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, वो सब ड्राई हो जाती हैं. ड्यूरिंग विंटर्स वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम्स इज चैनल्ड थ्रू underground pipes. This water is then sprayed into the cold air. As it falls, it freezes due to extremely low temperature. The ice builds up layer by layer, creating a tall cone-shaped structure called ice stupa, as shown in figure 7.13. मैं आपको ice stupa भी बहुत अच्छे से explain करने वाली हूँ. The ice stupa melts slowly during spring, providing water for farming and other needs throughout the summer. तो इस तरीके से उन्होंने, आपको दिख रहा होगा ये पाइप आ रहा है, देखो ऊपर से पाइप नज़र आ रहा है आपको, इससे इन्होंने पानी स्प्रे किया है. पानी पहले उन्होंने कलेक्ट कर लिया विंटर सीजन में जो आया, और फिर उसी को उन्होंने स्प्रे किया हवा में. वहाँ इतना टेम्परेचर लो होता है कि हवा में पानी स्प्रे करते ही आइस बन जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे वो आइस की लेयर्स फॉर्म होती रहती हैं. और जब स्प्रिंग या समर्स आते हैं तो ये धीरे धीरे पिघलता है और वो फार्मिंग और अपने बाकी यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं. अब अगर आपके पास आइस स्टूपा पे कोई शॉर्ट नोट आएगा तो आप ये लिखेंगे. Ice stupa is a man-made mountain of ice built in cold places like Ladakh to store water for summer. इसमें हर चीज़ इंक्लूड हो गई, राइट. एक टाइप का वो मैन मेड आइस माउंटेन है. रिक्वायर्ड क्यों होता है? इन लद्दाख देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन समर. समर में बहुत कम पानी होता है, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ वाटर इन द विंटर सीजन विच टर्न इन टू आइस. तो पीपल क्या करते हैं, दे कलेक्ट एंड फ्रीज द वाटर इन विंटर टू यूज इन समर. ये तो इसकी रिक्वायरमेंट हो गई. नाउ वी विल स्टडी हाउ आइस स्टूपा इज मेड. तो आइस स्टूपा बनता कैसे है? इन विंटर वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स इज कैरिड थ्रू द पाइप्स. जो भी वाटर वहाँ से पतली पतली चैनल से गिरता है स्ट्रीम्स में, जैसे छोटे छोटे झरने या नदी बोल दो, उसमें से जो गिरता है उसको पाइप्स में ले जाते हैं वो लोग, एंड देन दिस वाटर इज स्प्रेड इनटू द कोल्ड एयर. द वाटर फ्रीजेज इन लेयर्स एंड फॉर्म्स अ कोन शेप्ड आइस टावर. कोन शेप्ड का वो आइस टावर बना देते हैं. दिस टावर इज कॉल्ड आइस स्टूपा. इसे हम बोलते हैं आइस स्टूपा. और इन समर द आइस मेल्ट स्लोली एंड गिव्स वाटर फॉर फार्मिंग एंड ड्रिंकिंग. अब इसे हम स्टूपा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे बुद्धिस्ट स्टूपास होते थे ना, ऐसे डोम शेप्ड, ऐसे कोन शेप्ड, तो इसकी शेप उस तरीके की होती है, इसीलिए इसे हम स्टूपा बोलते हैं. अब इन अ नट शेल ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़रूर अच्छे से करना. देर आर 3 ways in which heat is transferred from one place to another. कर चुके हैं हम, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब आप मुझे इसकी डेफिनेशन खुद सुनाएंगे, आपको अच्छे से आ गया ये. The process of heat transfer from the hotter part of an object to the colder part is called conduction. In this process, particles do not move from their position. बिल्कुल सही. Materials that allow heat to pass through them easily are called good conductor of heat. हमें आता है. Materials that do not allow heat to pass through them easily are called poor conductor या insulators of heat. जैसे आपके wood, plastic, air, ये सब हो गए. In solid, heat is mainly transferred through the process of conduction. Yes, solid में conduction होता है, liquids में convection होता है, और किसी भी medium की ज़रूरत नहीं है, उसे radiation बोलते हैं. In liquid and gases, heat is transferred by the process called convection. In convection, heat transfer takes place by the actual movement of the particles. लैंड एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. हमने पढ़ा था कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं. लिक्विड में हमने देखा था ना, जब वो गर्म हो रहा था पानी,
तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। लेकिन जब कंडक्शन होता है तो एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ नेबर को ट्रांसफ़र करते हैं हीट। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ थ्रू रेडिएशन, उसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हीट विद देयर सराउंडिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कोई भी, जैसे आपने मान लो पतीले में दूध गर्म करके रखा है, वो पतीले को आपने गैस से उतार के नीचे रख दिया, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप उस पतीले के पास भी खड़े होते हैं तो थोड़ी थोड़ी हीट आपके पास आएगी, राइट? वो रेडिएशन से होता है। और दूसरा, थोड़ी देर में पतीला ठंडा भी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो अपनी जो सारी हीट है वो सराउंडिंग्स को दे देगा। Processes of conduction and convection require a medium for heat transfer, but no medium is required for radiation process. Clear a point? Next point, the principle of heat transfer are utilized in designing houses and clothing. Next point, the continuous movement of water upward as water vapor and downward through precipitation. Downward precipitation का मतलब rainfall आ रही है, passing through soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle. It is very easy. The process of surface water seeping through the soil and rocks is called infiltration. मतलब पानी अंदर जा रहा है, infiltrate हो रहा है। Ground water is the water that seeps through and gets stored in the pore spaces of sediment and the opening in the rock beneath the surface. हमने ये पीछे पूरा क्लियर किया है, सिर्फ अब रिवीजन हो रहा है आपका। The underground layer of sediment and rock that store water in the pore space are called aquifer. हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। अब बच्चों, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो लंबा हो गया था ना, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप अच्छे से चैप्टर को रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि आपको आंसर्स में कोई भी परेशानी नहीं आए। तब तक टेक केयर, स्टे अवेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।